नमस्ते विद्यार्थियों। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज जो मैं प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, बहुत शानदार टॉपिक है अकबर। आज अकबर के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि अकबर कौन थे। हम पूर्व वीडियो के अंतर्गत बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज जो प्रकरण पढ़ेंगे वो अकबर के बारे में। चलो, अकबर मुगल वंश का जो शासन है वो 1526 से लगाकर 1707 ईस्वी तक रहता है। मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो बाबर थे, जहरुद्दीन बाबर। और अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक था वो अकबर था। आपका प्रश्न आ जाए कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? अकबर। इसी अकबर का जो शासन है या टाइम पीरियड है वो 1556 से लगाकर 1605 ईस्वी तक रहता है। अकबर का जो टाइम पीरियड है वो 1556 ईस्वी से लगाकर 1605 ईस्वी तक रहता है। ये अकबर के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो अकबर का जो शासन है वो 1556 से लगाकर 1605 ईस्वी तक रहता है। अकबर के अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें, अकबर के प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो अकबर का जन्म है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अमरकोट के शासक वीर साल के यहाँ उनका जन्म हुआ था। जब हुमायूं उनके संरक्षण में उस समय थे तब वहाँ उनके बालक अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के जन्म की अगर बात करें 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं, अकबर की माता का नाम इतिहास में उल्लेख मिलता है हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम, अकबर की माता का नाम। अकबर के पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। आगे इतिहास में उल्लेख मिलता है कि एक दिन 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 1556 ईस्वी को, इतिहास में उल्लेख मिलता है। तभी ये अकबर हैं, उस समय जब पिता हुमायूं की मृत्यु हुई तब ये अकबर हैं। वो कालानूरिस्तान, पंजाब में एक कालानूरिस्तान है, पंजाब में कालानूरिस्तान पर था। कहाँ पर था? पंजाब में कालानूर नामक स्थान पर था। कौन? अकबर। अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी पूरे हिंदुस्तान पे शासन करता है। निरक्षर, आपका प्रश्न है ऐसा कौन सा शासक था जो बिना निरक्षर था फिर भी पूरे हिंदुस्तान पे शासन करता है? वो था अकबर। जब हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में तब अकबर पंजाब के कालानूर इस नामक स्थान पे था। इसी जगह अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बैराम खां के संरक्षण में कासिम खां के द्वारा कालानूर पंजाब नामक स्थान पर ईंटों से बने हुए राज सिंहासन पर करवाया था। अकबर के अगर राज्याभिषेक की बात करें, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर
वैलेंटाइन डे के दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था। इतिहास में और जानकारी मिलती है कि अकबर को उस समय शासन राजगद्दी प्राप्त नहीं हुई तो ईंटों का सिंहासन बनाया था, इसके ऊपर उन्होंने राज्यारोहण हुआ था। अकबर का जो राज्याभिषेक है वो बेहराम खा के नेतृत्व में हुआ था। क्योंकि बैराम खां के संरक्षण में अकबर का राज्याभिषेक हुआ और बाद में बैराम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था। अकबर का जो राज्याभिषेक है वो कासिम खां के द्वारा किया गया था। अकबर का राज्याभिषेक है वो कासिम खां के द्वारा किया गया था और बैराम खां के संरक्षण में यह कार्य किया गया था। ये इतिहास में अकबर के बारे में जानकारी मिलती है कि अकबर का शासन 1556 से लगाकर 1605 ईस्वी तक रहता है। जन्म 15 अक्टूबर 1542 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के राजा वीर साल के वहाँ हुआ था। पिता का नाम हुमायूं नासिरुद्दीन हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम और राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर के गुरदासपुर नामक स्थान पर उनका राज्याभिषेक अकबर का हुआ था। जैसे ही अकबर दिल्ली और आगरा के राज सिंहासन पर बैठते थे उसमें मुगलों का जो शासन है वो दो जगह से संचालित होता था, एक दिल्ली और दूसरा आगरा। जैसे ही अकबर दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है उस समय राज्याभिषेक जैसे ही अकबर का हो जाता है, अकबर का जैसे ही राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक होने के बाद राज्याभिषेक होने के बाद में अकबर का राज्याभिषेक हुआ और इस अकबर के राज्याभिषेक जैसे ही राज्याभिषेक हुआ तो भारत दिल्ली पर एक हिंदू शासक हेमू ने अपना आधिपत्य स्थापित किया और किसका शासन हुआ? हेमू का पूरे दिल्ली पर शासन था। अकबर ने इस हेमू से पुनः दिल्ली की सत्ता प्राप्त करना चाहता था और हेमू हिंदुस्तान, ये मध्यकालीन इतिहास में पहला अवसर आता है कि हिंदू शासक हैं वो दिल्ली पर शासन स्थापित करता है, वो था हेमू। हेमू ने दिल्ली पर जो शासन स्थापित किया वो 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को उस हेमू ने दिल्ली पर अपना आधिपत्य यानी दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया था। तो अकबर इस दिल्ली के शासन को पुनः प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए वो इस हेमू के साथ में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ता है जिसे इतिहास में पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि पानीपत का हेमू के बारे में इतिहास में जानकारी मिलती है कि हेमू एक हिंदू शासक था ये पहला एक शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला वो 14वां हिंदू शासक था। इसने अपने जीवन काल के अंतर्गत 24 युद्ध लड़े जिसमें से 22 युद्धों में उनकी विजय प्राप्त हुई थी और इसी हेमू और अकबर के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है। चलो पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में अगर हम बात करें, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। इसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? वो 5 नवंबर
1556 ईस्वी को लड़ा गया था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। कई बार इतिहास में प्रश्न पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत भी आया है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन किन के मध्य हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। हेमू के मध्य, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इस हेमू ने। इन दोनों के मध्य पानीपत, ये पानीपत है वो हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा नामक स्थान पर है। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई और हेमू को पराजय का सामना करना पड़ा और अकबर ने इस युद्ध को, पानीपत के द्वितीय युद्ध को जिहाद युद्ध घोषित कर दिया। जिहाद युद्ध घोषित किया था अकबर ने। और जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। क्या होता है? धर्म युद्ध। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? गाजी की उपाधि धारण की थी। और गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा। क्या होता है? धर्म योद्धा, जो धर्म के लिए युद्ध करने वाला। अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध को ही जिहाद घोषित किया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा। आगे इतिहास में उल्लेख मिलता है कि पानीपत की द्वितीय युद्ध के बाद में अकबर संपूर्ण हिंदुस्तान पे अकबर का शासन स्थापित हो जाता है। जैसे ही आगे इतिहास में जानकारी और भी मिलती है कि इस पानीपत के द्वितीय युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी था, इस युद्ध को देखने वाला था, वो युद्ध को देखने वाला था अंसारी कंधारी। क्या नाम था इसका? नाम था कि पानीपत का प्रत्यक्षदर्शी था वो था आरिफ कंधारी। कौन था? आरिफ कंधारी। ये पानीपत के द्वितीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, जिसको देखने वाला था। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी आया है पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। अकबर ने 1560 ईस्वी तक बैराम खां के संरक्षण में शासन किया था। किसके? बैराम खां के संरक्षण में शासन किया। धीरे धीरे यही बैराम खां अकबर के शासन कार्य में हस्तक्षेप करने लगा, जिसके कारण अकबर बैराम खां को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। इसके लिए इस अकबर ने बैराम खां के साथ में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा, जिसको इतिहास में तिलवाड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तिलवाड़ा का युद्ध बैराम खां और अकबर के सेनापति पीर मोहम्मद के मध्य लड़ा गया, जिसमें बैराम खां पराजित हुआ और अकबर का सेनापति पीर मोहम्मद की विजय हुई। इसके बाद में बैराम खां को बंदी बनाया जाता है और अकबर के सामने उपस्थित किया जाता है। उस समय अकबर बैराम खां से 3 प्रकार की शर्तें रखता है। या तो तू संदेरी का सूबेदार बन जा, अगर संदेरी का सूबेदार नहीं बनता है तो तू शासक का सलाहकार बन जा, अगर सलाहकार भी नहीं बनता है तो तुम मक्का चला जा। ये बैराम खां है वो अकबर के पिता हुमायूं के साथ फारस से हुमायूं के साथ आया था। बाद में ये बैराम खां अकबर का संरक्षक बनता है। चलो, तिलवाड़ा का युद्ध, ये युद्ध है पानीपत का, वो बैराम खां के संरक्षण में ही हुआ था अकबर के साथ। तिलवाड़ा का युद्ध, तिलवाड़ा का जो युद्ध है, तिलवाड़ा का युद्ध 1560 ईस्वी को हुआ। किसके मध्य लड़ा गया?
बैराम खां, और दूसरा जो था वो कौन था? बैराम खां। तिलवाड़ा का युद्ध 1560 में बैराम खां, और दूसरा है अकबर के सेनापति पीर मोहम्मद के मध्य लड़ा गया, जिसमें बैराम खां की पराजय हुई, पीर मोहम्मद की विजय हुई। इसके बाद में इस बैराम खां को बनाया जाता है और बंदी, क्या बनाया जाता है? बंदी। और बंदी बनाने के बाद इस पे 3 शर्तें लगाई जाती हैं, अकबर के सामने उपस्थित हो जाता है, 3 शर्तें इसके समक्ष रखी जाती हैं। तो उन तीनों शर्तों में से बैराम खां मक्का जाने वाली शर्त को स्वीकार करता है। जैसे ही बैराम खां मक्का के लिए रवाना हो जाता है तो बीच रास्ते में गुजरात के एक शासक मुबारक खां लोहानी अफगान के द्वारा उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसी प्रकार बैराम खां की मृत्यु 31 जनवरी 1561 ईस्वी को हो जाती है। बैराम खां की जो हत्या है वो गुजरात के अफगान शासक मुबारक खां लोहानी ने की थी। मुबारक खां लोहानी के द्वारा बैराम खां की हत्या की गई। इसके बाद अकबर बैराम खां के संरक्षण से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। इसकी हत्या 1531 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी। आगे इतिहास में उल्लेख मिलता है कि इतिहासकार अबुल फजल नामक एक इतिहासकार का कहना है, इतिहासकार है अबुल फजल, क्या नाम है? अबुल फजल। या अबुल फजल इतिहासकार क्या कहता है? अबुल फजल नामक इतिहासकार कहता है कि इस बैराम खां की पतन के पीछे, बैराम खां की हत्या करने के पीछे महम अनंगा का हाथ था। किसका? अनंगा का शासन था, इसका हाथ था अनंगा। ये अनंगा अकबर की क्या थी? दाहिमा थी। महम अनंगा का शासन था। आगे इतिहास में जानकारी मिलती है कि 1560 तक तो अकबर बैराम खां के संरक्षण में रहा। फिर दिल्ली पर पुनः जो शासन होता है वो 1562 से फिर ये शासन अकबर की धायमा महम अनंगा के नियंत्रण में चला जाता है और ये अनंगा का संपूर्ण दिल्ली पर शासन होता है। दिल्ली में एक पहला अवसर आता है कि एक महिला मुगल काल की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त होती है। मुगल काल में पहली प्रधानमंत्री कौन बनी थी? बैराम खां के मृत्यु होने के बाद में संपूर्ण शासन अकबर की उसकी धायमा अनंगा के नियंत्रण में चला जाता है। किसके नियंत्रण में चला जाता है? नियंत्रण में चला जाता है। ये मुगल काल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जिसके नियंत्रण में अकबर शासन। जब अकबर छोटा था तो वो उसको दूध पिलाने का काम करती थी अनंगा, इसलिए ये अकबर की क्या थी? दाहिमा थी, महामहिम अनंगा। 1560 से 1562 तक का जो शासन है वो महामहिम अनंगा के टाइम पीरियड में अनंगा के नियंत्रण में बीता। इस अनंगा के साथ और कौन कौन से शासक थे? जैसे इसको हम अतग्गा खेल भी कह सकते हैं या प्रतिपोषक परिवार भी कहते हैं। इन परिवार का इस दिल्ली पर शासन था। और इस महामहिम अनंगा के परिवार में कौन थे? एक तो उसका बेटा था आदम खां। क्या नाम था? आदम खां। ये अनंगा का पुत्र था जिस पर अकबर के ऊपर नियंत्रण था। एक उसकी पुत्री थी जिसका नाम है जीजी अनंगा, ये उसकी पुत्री थी। ये सभी मिलकर अकबर पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। क्या थे? नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे अनंगा और ये सभी जीजी
अनंगा, ये उसकी पुत्री थी। और 1560 से 1562 ईस्वी तक का जो शासन है वो इनके परिवारों के द्वारा किया गया, इसलिए इस शासन को पेटीकोट शासन कहा जाता है। अकबर के कौन सा टाइम पीरियड है वो पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। अकबर का जो शासन है 1560 से लगाकर 1562 ईस्वी तक का जो शासन है वो पेटीकोट शासन के नाम से, पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है, शासन के नाम से जाना जाता है। कई बार प्रश्न परीक्षा में आया है कि पेटीकोट शासन का टाइम पीरियड कितना था अकबर का। 1560 से 1562 पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता था। इसका नियंत्रण उसकी धाय बेगम अनंगा के द्वारा किया जाता था। इतिहास में जानकारी मिलती है कि अकबर का सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदी था वो था शाह अबुल माली था। कौन था? शाह अबुल माली, जिसने अकबर के राज्याभिषेक के दिन इस राज्याभिषेक में भाग नहीं लिया था। शाह अबुल माली ये अकबर का प्रतिद्वंदी था। शाह अबुल माली ये इसने अकबर के राज्याभिषेक में भाग नहीं लिया था। शाह अबुल माली ने, ये उसका प्रतिद्वंदी था। 1562 ईस्वी को उसकी धाय माँ अनंगा की मृत्यु हो जाती है। अनंगा की मृत्यु हो जाने के बाद अकबर फूट फूट कर रोता है, क्योंकि उसको दूध पिलाया था। और इतिहास में एक पहला अवसर आता है कि अकबर ने स्वयं अपनी धाय माँ के मर जाने के बाद अपना सिर मुंडवाता है, और दूसरी बार अकबर अपना सिर अपनी माता हमीदा बानो बेगम की मृत्यु हो जाने के बाद अपना सिर मुंडवाता है। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि इस महामा अनंगा ने अपने बेटे आदम खां की जो मकबरा है वो दिल्ली के मोहराली स्तंभ के पास में बनवाया था। ये इतिहास में जानकारी प्राप्त होती है। अकबर के बारे में कई प्रकार ये जानकारी भी मिलती है कि उसने कहीं, जैसे ही दिल्ली के राज सिंहासन उसको प्राप्त हुआ तो उसने सबसे पहला जो आक्रमण 1561 में मालवा पर किया था, और उसके बाद में 1561 के बाद में उसने 1564 में गोलकुंडा पर किया। 1561 में उसने मालवा के शासक बाज बहादुर के ऊपर आक्रमण किया और बाज बहादुर को उसने पराजित किया। 1561 में उसने आक्रमण किया था मालवा के विरुद्ध। फिर दूसरा आक्रमण उसने 1564 ईस्वी को आक्रमण किया था उसने गोलकुंडा पर, गोलकुंडा, और उस गोलकुंडा पर जो शासन था वो नारायण, वीर नारायण का था। और इस वीर नारायण के संरक्षिका थी वो थी उसकी माता दुर्गावती के साथ में युद्ध होता है। उस समय उसका सेनापति था वो आशफ खां, और मालवा के समय उसका सेनापति था आदम खां। आपका प्रश्न आ जाए, मालवा पर अकबर ने आक्रमण किया तब सेनापति कौन था? आदम खां। और गोलकुंडा पर जब आक्रमण किया तब उसका सेनापति था वो था आशफ खां, उसका सेनापति था। आगे इतिहास में जानकारी मिलती है कि अकबर ने 1562 ईस्वी में सबसे पहले मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध जयपुर राजघराना के भारमल की बेटी के साथ में वैवाहिक संबंध 1562 या 64 के लगभग उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। आज तक हमने यहाँ तक अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त की। कल हम अकबर की विजय अभियान के बारे में अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।